नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। आज मैं फिर आया हूँ आपसे मिलने। मैं इसलिए मिलने आया क्योंकि हमें पता है कि आप हमारा वेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बात कर लें हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो दोस्तों, दरअसल आज मैं बात करूँगा आपसे जब समाजशास्त्र जो हमारे हमारा हमारा उद्देश्य है मेन कि स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो समाजशास्त्र विषय को लेके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को लेके। ठीक है, मेरा मेन फोकस इसी पे है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो खैर, आज आइए हम लोग बात करेंगे एक प्रिमिटिव माइंडसेट के बारे में, जो प्रिमिटिव कम्युनिटी प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग का जो माइंडसेट हुआ करता था उसके संबंध में। आप थोड़ी बहुत समझ ही गए होंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे जादू के बारे में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जादू, जो मैंने कहा कि जादू का मतलब आप ये मत समझिएगा जो हम लोग जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मेला में दिखाने के लिए कि चलो तुमको एक चमत्कार दिखाने के लिए, एक करिश्माई, एक अचंभित करने वाले जो बच्चे देखते हैं। हम लोग भी जो छोटे छोटे बच्चों की उम्र में जब थे, तो जब हमारा भी बचपन था, तो हम लोग भी तो अपने बड़ों के साथ जाते ही थे मेला उसी जादू को देखने के लिए। तो खैर, मेरा उस जादू से मतलब नहीं, हम लोग को मतलब ही नहीं है उससे। हम लोग तो अपने सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के में जो मैजिक पढ़ते हैं उससे संबंध है। ठीक है, आइए देखिए साहब, ये जो जादुई क्रिया को करने से जानने से पहले ये हम लोग आउटलाइन थोड़ा सा समझ लें कि दरअसल ये ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर होता, ये एक बेसिक नेचर होता हम मानवों का, कि जब से आज बौद्धिक रूप से हम इतने वैज्ञानिक सोच वाले होंगे तब से नहीं, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग पीरियड, जब हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग बेसिकली जानवर से एक लंबा एवोल्यूशन, एक लंबा कालखंड बीता, जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन हुए और फिर हम लोग धीरे धीरे दो पैर पे सीधा खड़ा होने में सक्षम हो पाए। जब हम सीधे खड़े हुए, जब हमारी जांग की हड्डी सीधी हो गई, तभी तो हम सीधा खड़ा होने में सक्षम हो पाए। और तभी तो इसी आधार पे तो हमको एरेक्टस कहा जाता है, अगर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो खैर, तो दोस्तों दरअसल ये एक मानव का स्वभाव होता कि जो भी एक अचंभित करने वाली घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, अति प्राकृतिक घटनाएं, सुपर नेचुरल पावर के संबंधित जो भी है, इसके बारे में मानवों को एक जानने की इच्छा, एक ललक तो स्वाभाविक बात। हम मानव, जब मानव के बौद्धिक के विकास के प्रारंभिक स्तर में थे, उस वक्त उस कालखंड के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये जो अदृश्य घटनाओं के पीछे जो शक्ति है, अति प्राकृतिक शक्ति जो है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे मानवीय सोच जब दिमाग मस्तिष्क में आई, मानवों के मन में, शुरुआती मानव के बौद्धिक विकास के पहले स्तर में, प्रारंभिक स्तर में, तो ऐसे ही धार्मिक क्रिया को जादू कहा जाता। लेकिन समय बीतने के साथ जब मानवों ने उस सुपर नेचुरल पावर को अपने बस में नहीं कर पाया, तो फिर उस शक्ति के सामने समर्पण कर दिया। धर्म की बुनियाद यहीं से पड़ी। जादू की बुनियाद, जादुई क्रिया की कल्पना आई जब लोगों के मन में लगा कि हम इस सुपर नेचुरल पावर को अपने बस में करके अपने मन माफिक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो फिर लोगों ने, उस कालखंड के लोगों ने उस शक्ति के सामने समर्पण कर दिया। धर्म की बुनियाद यही पड़ी। खैर, तो कहने का मेरा मतलब कि जादुई क्रिया और धार्मिक क्रिया में, जादुई क्रिया में एक एक दबाव का भाव होता है, एक नियंत्रक का भाव होता है। और वहीं अगर हम धर्म की बात करें, तो धर्म में अनुनय, विनय, समर्पण, आराधना, ऐसी मनोवृत्ति का उसमें समावेश होता है। ऐसी परिधि, ऐसी मानसिकता हमारी उस धर्म की परिधि के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, जादू जादू जो ऐसी धार्मिक क्रिया है, ऐसी जादुई क्रिया जो विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत क्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब जादुई क्रिया
हम कोई समारोह आयोजन करके सार्वजनिक रूप से नहीं करते। एक विशुद्ध व्यक्तिगत गोपनीय क्रिया है। व्यक्तिगत कहने का मतलब ये व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के लिए, व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम गोपनीय ढंग से किसी भी धार्मिक क्रिया को करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम जादू की श्रेणी में रखते हैं, और तभी इसलिए हम उसको व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है। सुपर नेचुरल पावर को कंट्रोल करने का तो सबसे उद्देश्य है ही, अति प्राकृतिक शक्ति को नियंत्रित करने का भाव तो इसमें है ही मुख्य। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि ये एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जादू है इसको अतिद्र शक्ति भी कहा जाता है। जादू क्रिया एक अतिद्र शक्ति है। अतिद्र शक्ति का मतलब होता है वो शक्ति जिससे अति प्राकृतिक शक्ति को नियंत्रित किया जा सके, और नियंत्रित करके फिर हम उस शक्ति के द्वारा अपनी मन माफिक उद्देश्य को पूरा कर सकें। फिर नेचुरली यहाँ एक प्रश्न उठता कि साहब अतीन्द्र का क्या मतलब होता है? तो अतीन्द्र का मतलब ही होता, अगर हम शाब्दिक अर्थ उसका देखें, कि जो इंद्रियों से परे हो। दोस्तों दरअसल हम आम मानव किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आमतौर पे 5 इंद्रियों का प्रयोग करके। वो 5 इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आमतौर पे हम लोग किसी भी घटना के बारे में जानकारी इन्हीं 5 इंद्रियों का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जो इन इंद्रियों का प्रयोग किए बगैर भी एक अति प्राकृतिक शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको सिक्स्थ सेंस भी कर सकते हैं। ऐसी शक्ति को अतीन्द्र शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जो भी हो, इतना तो तय है कि जो भी विद्वानों ने, मानव शास्त्रियों ने खासकर चर्चा बहुत किया है जादू के बारे में, सभी मानव शास्त्रियों करीब करीब मोर और लेस सबका इतना जरूर कहना था या मानना था कि मानव के एक संघर्षपूर्ण समय में, साधनहीनता जब होती है मानवों के जीवन में, जब चुनौतीपूर्ण समय होता है मानवों का, तो उस वक्त ये जादुई क्रिया लोगों को आत्मबल पैदा करता है। उस चुनौती से संघर्ष करने के लिए लोग विचलित नहीं होते। लोगों में कह सकते हैं आप एक समायोजन करने की, अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करती। ठीक है। और फिर इसलिए अगर मानव शास्त्रों की बात कर ले तो मैलेनोफस्की ने तो बहुत चर्चा की इसमें। उन्होंने इसको तो ये आवश्यकता पूर्ति का साधन ही मान लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जादुई क्रिया एक साधन मात्र है, साध्य अपने आप में नहीं है। वही अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की भी बात अगर कर लें तो उन्होंने भी कहा कि जादू पहले लोगों में एक तनाव, जादू क्रिया एक पहले लोगों में तनाव पैदा करता है और फिर उस तनाव से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय भी बताता। कहने का मेरा मतलब ये कि जादुई क्रिया के माध्यम से लोग जब बौद्धिक विकास नहीं हुए थे, किसी भी घटना के बारे में जब वैज्ञानिक सोच नहीं थी, तो लोगों को विचलित होने से रोकती थी ये मानसिकता, यही मनोव्रत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जादू का संबंध तावीजवाद से भी जोड़ा जाता है। यानी तावीजवाद, यानी जिसको जड़ पूजावाद भी कहा जाता है। तावीजवाद के बारे में ये माना जाता है कि लोगों का यह विश्वास होता है कि कुछ अति प्राकृतिक अलौकिक शक्ति कुछ भौतिक पदार्थों में वास करती। ठीक है साहब। और जैसे ये माना जाता है कि कुछ पर्टिकुलर पक्षी के पंख, किसी पर्टिकुलर प्राणी की हड्डी,
कोई प्रतीक को मंत्र युक्त प्रतीक में कोई शक्ति का वास हो जाता है, जिसको लोग गले में ताबीज के रूप में बांधते हैं। जन पूजा की बुनियाद यहीं से पड़ी, यहीं से बोला जाता है। तो खैर, तो इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये भी हमको पता है या होना चाहिए कि जादू की चर्चा मानव शास्त्र में बहुत हुआ, बहुत सारे मानव शास्त्रों ने इसकी चर्चा किया। यहाँ मैंने सबों का तो नहीं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण मानव शास्त्री हैं उनको लिख रखा है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो ताकि आपका समय बचे। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हर वीडियो की तरह। जैसे एक ब्रुहेल को हमने लिख रखा है, लुसर लेवी ब्रुहेल इनका पूरा नाम है। ये फ्रेंच मानव शास्त्री थे, और ब्रुहेल ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, लेकिन 2 पुस्तक उनकी बड़ी फेमस है। एक तो प्रिमिटिव मेंटालिटी, जो कि 1923 में आई। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या समाजशास्त्र मानव शास्त्र विषय को लेके देते हैं, उनको बुक के विद्वानों के बुक का नाम भी याद रखना चाहिए, और उस बुक के पब्लिशिंग ईयर भी रखना चाहिए नाम, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आता है। इसलिए हमने ईयर को फोकस करके आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रिमिटिव मेंटालिटी आई थी 1923 में। आई थी मतलब, हमारे कहने का मतलब पब्लिश हुई थी। दूसरी पुस्तक इनकी जो महत्वपूर्ण है वो है हाउ नेटिव थिंग्स, जो कि 1926 में आई थी। ठीक है, ये जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हाउ नेटिव थिंग्स, इसमें इन्होंने लोगों के प्रिमिटिव कम्युनिटी के 2 माइंडसेट के बारे में बातें की, और इसमें 2 माइंडसेट की बातें की उन्होंने। एक तो प्रिमिटिव माइंडसेट और एक मॉडर्न माइंडसेट। प्रिमिटिव माइंडसेट कहते हैं कि उस कालखंड के लोगों के, यानी जब हम उद्विकासीय स्तर के मानव के बौद्धिक विकास के पहले स्तर में थे, जब लोग किसी भी प्राकृतिक घटना को तर्क के कसौटी पे नहीं कस सकते थे, या उनमें क्षमता नहीं विकसित थी, यानी किसी भी प्राकृतिक घटना को वो वास्तविकता से अलग नहीं कर पाते थे, यानी तर्क का स्थान नहीं था लोगों में, बौद्धिक विकास नहीं हुए थे। एक आप ये कह सकते हैं, एक मिस्टिकल पार्टिसिपेशन की बातें उस प्रिमिटिव माइंडसेट की में पाई जाती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जब मॉडर्न माइंडसेट की बात इन्होंने की, मॉडर्न माइंडसेट में जाहिर सी बात है, तर्क प्रधान हो गया, वैज्ञानिक सोच हो गया, लोग कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या करने लगे। ठीक है, तो ब्रुहेल ने इस दोनों माइंडसेट की बातें की, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है, हम लोग सभी को परिचित है, ये बहुत फेमस नाम है, वो है फ्रेजर। फ्रेजर हम लोग कह के काम चला रहे थे, लेकिन पूरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए। वो नाम है, इनका पूरा नाम है सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। ठीक है, और फ्रेजर की जो एक बहुत ही फेमस बुक है द गोल्डन बाउ, हर मानव शास्त्र समाजशास्त्र वाले के स्टूडेंट के दिमाग में ये फीड रहना चाहिए, गोल्डन बाउ। दोस्तों, गोल्डन बाउ फ्रेजर के जो पहली पुस्तक, पहली वॉल्यूम आई थी, ये 1890 में आई थी। ठीक है, पहला एडिशन जो है, और 2 वॉल्यूम में आए थे। फिर 1900 में समय बीतने के साथ 1900 में फिर ये दूसरा जो एडिशन आया वो 3 वॉल्यूम में आया। फिर समय बीतने के साथ फिर 1906 से 15 के बीच में माना जाता है या कहा जाता है कि 12 वॉल्यूम में आया। ठीक है, तो ना तो फ्रेजर हम लोग से अपरिचित है, हम लोग उनसे अपरिचित है, ना उनके पुस्तक गोल्डन बाउ से, क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है इनकी। गोल्डन बाउ में बेसिकली फ्रेजर ने, और आपको ये भी याद रखें कि ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेलनफस के ऐसा विद्वान मानव शास्त्र के उर्मुरे और फिर मानव शास्त्र के होके रह गए। ठीक है, और ये बेसिकली फ्रेजर ने इस गोल्डन बाउ में एक मानव के बौद्धिक विकास के एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में व्याख्या किया। यानी कह सकते हैं आप कि पहले उन्होंने कहा कि जादू का ज्ञान हुआ, फिर कुछ कालखंड बीतने के बाद धर्म का ज्ञान हुआ, फिर कुछ समय बीता तो फिर विज्ञान का विकास हुआ या वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ।
यानी कह सकते हैं आप पहले जादू का ज्ञान हुआ, फिर धर्म का ज्ञान हुआ, फिर विज्ञान का ज्ञान हुआ। बेसिकली ये गोल्डन भाऊ एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें इन्होंने पौराणिक कथा और धर्म की एक बड़ी तुलनात्मक व्याख्या किया। ठीक है, ये गोल्डन भाऊ के बारे में आपको जरूर थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। फिर आ गया ये साहब, फिर दूसरा नाम है महत्वपूर्ण जो बेलेनफस्की का के हम लोग काम चला रहे थे, लेकिन पूरा नाम है इनका ब्रॉनिस्लाव कास्पर बेलेनफस्की। ये भी किसी नाम परिचय के तो मोहताज है नहीं। यूथ डॉर्मेट्री, खुला सिस्टम, मैजिक, रिलीजन, मिथक की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या किया इन्होंने। ट्रोबियान आइलैंड का स्टडी किया, और फिर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। किसी परिचय के बेलेनफस्की के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी ये जो पुस्तक है इस जादू के परिप्रेक्ष्य में, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, ये 1948 में 1948 में आई थी। ये बड़ी अपने आप में फेमस बुक है। और बेलेनफस्की ने, आपको ये यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेजर ने जादू की व्याख्या एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या की, लेकिन बेलेनफस्की ने जादू की व्याख्या एक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया। ठीक है, ये दोनों के सोच में अंतर है, दोनों में, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। खैर, और फिर बेलेनफस्की जी जादुई क्रिया को एक आवश्यकता पूर्ति का साधन भी माना, और फिर इन्होंने ही तो जादू की जो प्रकार की बातें, जो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक की बातें बेलेनफस्की तो किया। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, यानी वैसी जादुई क्रिया जिस जादुई क्रिया को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त ना हो, और जो आमतौर पे एक अनिष्टकारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता हो, ऐसे ही जादू क्रिया को ब्लैक मैजिक, जादू को ब्लैक मैजिक या काला जादू कहा जाता है। रही बात व्हाइट मैजिक की बात, तो यानी सफ़ेद जादू यानी ऐसी जादू क्रिया जिसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो, जो जादू या जादू क्रिया आमतौर पे सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बेलेनफस्की ने जादू में 4 तत्वों की महत्वपूर्ण बातें की। वो 4 तत्व क्या है जादू में? एक मंत्र, दूसरा भौतिक वस्तु, तीसरा तकनीक, और चौथा संवेगात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, मंत्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसका। लोगों को, उस कालखंड के लोगों को लगा कि जादू करने वाले जादूगर को, कि हम इस मंत्र की शक्ति के माध्यम से, मंत्र की शक्ति के माध्यम से अति प्राकृतिक शक्ति को वश में कर सकते हैं। भौतिक वस्तु मतलब जादू क्रिया में कुछ तो चाहिए, जैसे फूल, बेलपत्र, अगरबत्ती, धूप, दूब, हड्डी, काजल, पवित्र नदियों का जल, कहने का मतलब ये सब चीज़ चाहिए भौतिक वस्तु। तकनीक तो चाहिए ही, और संवेगों की अभिव्यक्ति भी चाहिए। यानी अगर कोई जादू करने वाला जादूगर किसी के भलाई के लिए कर रहा है, तो उसमें उसके चेहरे पे एक जो इम्प्रेशन होना चाहिए, कह सकते हैं आप, चेहरे का जो एक प्रेम पूर्वक एक मुस्कुराहट वाली हैप्पीनेस के इम्प्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जादू क्रिया कर रहा है, यानी उसके चेहरे पे भी एक क्रूरता का भाव आना चाहिए। ये 4 तत्व की बातें बेलेनफस्की ने की। ठीक है, आइए साहब, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नाम बड़ा फेमस नाम है प्रिचार्ड का, हम लोग प्रिचार्ड करके काम चला लेते हैं, लेकिन पूरा नाम इनका है सर एडवर्ड इवांस प्रिचार्ड। ठीक है, इन्होंने भी बड़ा काम किया इस पे, और अजांडे जनजाति का अध्ययन किया, और अजांडे जनजाति का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है विचक्राफ्ट, ऑरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे। ठीक है, ये आई थी बुक 1937 यानी 1937 में। बुक का नाम
विचक्राफ्ट, ऑरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजांडे। अजांडे जनजाति का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। फिर आम तौर पे मैं समझता हूँ कि अभी तक बातें इतनी बात जादू के बारे में, जादू क्रिया के बारे में, जो इसके इम्प्रेशन है, जो इसके महत्व है, इसके बारे में आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, दरअसल ये जादू क्रिया के बारे में फ्रेजर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। फ्रेजर ने आम ये व्याख्या किया कि जो अति प्राकृतिक विश्वास को ये एक धार्मिक कैटेगरी में बांटा, दो श्रेणियों में कर सकते हैं आप बांटा, एक जादू, दूसरा धर्म, ठीक है। जादू धर्म में बांटकर व्याख्या किया। और जहाँ तक जादू की बात है, इसमें ये अति प्राकृतिक शक्तियों में इसे एक अशरीरी शक्तियों के रूप में माना जाता है। एक अशरीरी मानवीय कल्पना की गई जिसमें आप कह सकते हैं जिसमें मानवीय लक्षण नहीं होते, लेकिन जो मानवों के नियंत्रण में होते, यानी मानव उस शक्ति को नियंत्रित करके अपनी मनमाफिक काम करवा सकता है, मनमाफिक उद्देश्य पूरा कर सकता है, कहने का मतलब। और रही बात धर्म के बारे में, तो धर्म के बारे में भी माना जाता है, ये जो उन्होंने व्याख्या किया कि इसमें एक जो विश्वास था, धर्म में जो विश्वास का आधार था, एक शरीरी अलौकिक शक्ति में होती है, इस तरह की है, और जिसमें माना जाता कि ये मानवीय लक्षण विद्यमान होते, लेकिन वो शक्ति मानवों के नियंत्रण से बाहर होता। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस सुपर नेचुरल पावर के सामने समर्पण कर देता, अनुनय भी नहीं करता। यानी आप दोनों में आप मोटा मोटी है कि एक में नियंत्रक का भाव होता है और एक में समर्पण का भाव होता है। यानी जादू में नियंत्रक का भाव होता है, धर्म में समर्पण का भाव होता है, ठीक है। खैर जो भी हो दोस्तों, फ्रेजर ने जो गोल्डन बाउ की व्याख्या किया, गोल्डन बाउ में दरअसल आदि मानवों के ज्ञान की स्तर की व्याख्या किया कि उनको तो वैज्ञानिक ज्ञान था नहीं आदिम मानवों को, और उनका जो ज्ञान का स्तर था दरअसल वो भ्रांत तर्कों के आधार पे आधारित था। उनके जो सिद्धांत थे उसको फ्रेजर ने एक वैज्ञानिक नियमों में कन्वर्ट करके दो प्रकार के नियमों की बातें की। एक समानता का नियम, यानी आप कह सकते हैं कि जिसको कार्य कारण का सिद्धांत कहा जाता है, और दूसरा स्पर्श या संपर्क का सिद्धांत, यानी जिसको संक्रामक भी बोलते, अंग्रेजी में कंटाजियस भी बोलते, समझ गए। ये दो प्रकार के नियमों की बातें की फ्रेजर ने। फिर सवाल उठता है कि समानता का नियम क्या हो, का मतलब क्या हो, इन दोनों नियमों का उनकी व्याख्या के आधार क्या था, क्या व्याख्या क्या हो। तो समानता का नियम का मतलब होता है कि ये इसके पीछे तर्क होता है कि समान कारण समान कार्य को जन्म देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर समान कारण है, जैसे ये कारण हुआ समान की, अगर मान लीजिए कल्पना कीजिए कि ये फोर्स लगाएं, अगर ये मार्कर है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये टूटेगा। हम लगाएं, आप लगाएं, यहाँ लगाएं, विदेश में लगाएं, कहीं लगाएं। कहने का मतलब ये कि समान कारण समान कार्य को उत्पन्न करता है। समानता के सिद्धांत पे जो इनका जादू का जो समानता का नियम है, इसी पे आधारित। और फिर इस समानता के नियम को ही हम लोग समाजशास्त्र मानवशास्त्र वाले इसको इसी सिद्धांत को, समानता वाले को ही इसको होम्योपैथिक भी मैजिक कहा जाता है, इसको टोमियोस्टैटिक मैजिक भी कहा जाता है, या सिद्धांत कहते हैं, इसको अनुकरणात्मक भी कहा जाता है, इसको इमिटेटिव भी कहा जाता है, इसको मेमेटिक भी कहा जाता है, इसको नकल या नकली भी कहा जाता है, जो भी कह सकते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पे ही जनजातीय समाज में, खासकर छोटा नागपुर वगैरह के क्षेत्रों में, जो जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश होने के पहले बरसात के सीजन में खासकर खूब काली काली घटा हो जाती है, अंधेरा टाइप का होता है, खूब तेज साउंड सुनाई पड़ता, एक बिजली की कड़क होती, तब बारिश होती।
तो ये जनजातीय समाज के जो खासकर स्पेशली छोटा नागपुर की जनजातियों में ये लगता है कि अगर ये सिनेरियो हम क्रिएट करें, अगर उनको बारिश की ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, तो अगर ऐसा सिनेरियो हम क्रिएट कर दें तो बारिश हो सकती है या होगी उनके सोच के अनुसार। और फिर इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने के लिए तो वो चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी क्षेत्र में रहते ही है पहाड़ों, तो पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे और फिर वहाँ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते हैं, ताकि इसलिए कि एक पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराएगा तो एक आवाज़ गड़गड़ाहट की होगी, जैसे बारिश होने से पहले एक तेज कड़क आवाज़ सुनाई पड़ती। वो वहाँ पे आग लग जलाते, पुतला जलाते, ताकि उसके धुआं से एक अंधेरा अंधेरा कालापन ऐसा होगा, और फिर उनकी कल्पना है कि फिर बारिश होगी। ये वैज्ञानिक सोच तो है नहीं, लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन उनकी सोच है। समानता के सिद्धांत का मतलब यही होता है, ठीक है। इसीलिए इसको होम्योपैथिक मैजिक भी कहा जाता है। खैर, दूसरा जो स्पर्श या संपर्क, या इसी को संक्रामक भी कहा जाता है, इसी को कंटाजियस भी कहा जाता है, ऐसा सिद्धांत, ऐसी मान्यता, जिस मान्यता के अनुसार ये माना था कि जब दो भिन्न वस्तुएं इस संपर्क में आती तो फिर वो अलग होने के बाद भी, यानी उसमें हमेशा संपर्क बना रहता अलगाव के बाद भी। यानी जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसका ये कैप है ना, दोनों अभी संपर्क में था, अब इसको हम अलग कर दें तो फिर भी इस मान्यता, कंटाजियस मैजिक की मान्यता के अनुसार, जिसको हम संक्रामक जादू कहते हैं, उस सिद्धांत के मान्यता के अनुसार कि दो अलग अलग था, लेकिन ये दोनों कभी न कभी संपर्क में तो था, तो उस अलग होने के बाद भी, अलग यानी अलगाव के बाद भी इन दोनों पार्ट्स में संबंध बना रहे। इन आधार पे, इस मान्यता पे जो जादुई क्रिया की जाती, इसी को कहा जाता है संक्रामक जादू, या अंग्रेजी में इसी को कंटाजियस मैजिक कहा जाता है। और फिर इसी सिद्धांत के आधार पे तो कहा बहुत सारी जो खासकर ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक भी कह लीजिए, लेकिन आमतौर पे ब्लैक मैजिक ही, अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना रहता है, मान लीजिए हम अपने दुश्मन को, तो हम क्या करते हैं, अगर वो हमसे शक्तिशाली है तो हम वो उसको प्रत्यक्ष रूप से अगर उसको हानि नहीं पहुंचा सकते, तो हमारा ये प्रयास रहता कि वो व्यक्ति जो वस्त्र पहना होगा पहली बार, वो वस्त्र जो पहना होगा, यानी वो उसका ऐसा वस्त्र जो उसके बॉडी के संपर्क में आया होगा, उसके कहीं कटे हुए नाखून मिल जाए, क्योंकि नाखून भी तो बॉडी का पार्ट है, उसके बाल कटिंग करवा के बाल कटा हुआ मिल जाए। इस मान्यता की कि अगर उसके कटे हुए बाल पे, उसके कटे हुए नाखून पे, उसके पहने हुए वस्त्र पे अगर कोई हम जादुई क्रिया करेंगे तो उस व्यक्ति पे इसका असर पड़ सकता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन आमतौर पे इस तरह की क्रिया में हम लोग ब्लैक मैजिक के परिप्रेक्ष्य में ही इस तरह की जादू क्रिया का प्रयोग करते हैं। और फिर आप ध्यान रखिए, जब आप जैसे हमने संस्कार का वीडियो बना रखा है आपके लिए, तो उसमें देखा, मैंने व्याख्या किया, चर्चा किया है, आप चाहें तो वीडियो दे सकते हैं हिंदू संस्कार के बारे में। तो जिसमें कि देखिएगा, ये मान्यता है तो जो बहुत सारी जो नवजात, बहुत सारे या आमतौर पे खासकर हिंदू मान्यता के अनुसार अगर हम व्याख्या कर लें, जो नवजात शिशु का जन्म होता है, जो पहली बार गर्भ का बाल जब बनवाया जाता, वो नहीं कि ऐसा नहीं कि कहीं सैलून में जाके सीधे बनवा के और उस बाल को ऐसे फेंक देते। जो उसकी मदर होती है बच्चे की, पहली बार गर्भ के बाल जब बनवाती है तो किसी पवित्र मंदिर में, किसी पवित्र स्थल में, मतलब पवित्र मंदिर मतलब पवित्र स्थल में, किसी पवित्र नदी के किनारे जाके फिर उस बाल को बड़ा, देखिएगा उसकी माँ बड़ा सहेज की आंचल में लेके फिर उसको पवित्र नदियों में बहाती या कहीं मिट्टी में गाड़ देती। इसी को ध्यान में रखें कि हो न हो कि मेरे जो गर्भ वाले बाल थे बच्चे के पहले बाल, वो किसी ऐसे जादूगर के हाथ लग जाए जो ब्लैक मैजिक करता हो। तो इस डर से वो मदर उस पहले गर्भ के बाल के जो पहला मुंडन होता है उसको बड़ा सहेज करके किसी धार्मिक स्थल में रखती है या प्रवाहित कर देती, ठीक है। खैर जो भी हो, तो ऐसे ही जादू को ब्लैक मैजिक या सॉरी कंटाजियस मैजिक बढ़ा, यानी कह सकते हैं कि फ्रेजर ने दो प्रकार की जादू की बातें की और इन दोनों को मिला के
उन्होंने सिंपैथेटिक मैजिक कहा। यानी सिंपैथेटिक मैजिक कहने का मतलब दोनों को मिला के, यू शुड वेरी क्लियर, दोनों जादू को मिला के उन्होंने सिंपैथेटिक मैजिक कहा। और सिंपैथेटिक मैजिक कहने का मतलब ये कि आमतौर पर सहानुभूति या सहानुभूतिक जादू कि दोनों में एक सहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जाता है। खैर आइए साहब, फिर जो प्रिचार्ड की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, प्रिचार्ड ने 3 प्रकार की जादू की बातें की। वो क्या है? एक है प्रोडक्टिव मैजिक, दूसरा प्रोटेक्टिव मैजिक, तीसरा डिस्ट्रक्टिव मैजिक। प्रोडक्टिव मैजिक यानी उत्पादकता से संबंधित जादू, प्रोटेक्टिव मैजिक यानी संरक्षणात्मक जादू इसको कहा जाता है, और डिस्ट्रक्टिव मैजिक यानी संहारात्मक या विनाशात्मक, जो भी कह लीजिए ऐसी जादू। प्रोडक्टिव मैजिक में ये कहा था कि जब इस उद्देश्य से किया जाए जादू कि साहब अगर हम किसान हैं तो हमारी फसल की उपज ज़्यादा हो, हम इंडस्ट्री से उद्योगपति हैं तो हमारे उद्योग में ज़्यादा उत्पादन हो, हम परीक्षार्थी हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, समझ? तो इस तरह से मतलब कि जो सकारात्मक चीज़ों से जो हम काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव मैजिक यानी जिस ऐसी जादुई क्रिया की करें हम ये सोच के कि हमको किसी भी अप्रिय घटना से हमको बचाव हो। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो ये सोच के अगर हम करूँ कि मेरी बस कहीं एक्सीडेंट ना कर जाए, परीक्षा दे रहा हूँ तो फिर उसमें कोई विघ्न ना हो जाए, ऐसा लगे हम उसमें मैं लेट पहुँचूँ, समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब कि जिससे कोई एक होने वाली कल्पना तक हाइपोथेटिकल के लिए कोई ऐसी घटना की जो मेरे मस्तिष्क में ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ ना हो, मैं बीमार न पड़ जाऊँ, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो ऐसी चीज़ों से संबंधित अगर हम कोई जादू क्रिया करते हैं तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव मैजिक यानी संरक्षणात्मक जादू। और डिस्ट्रक्टिव मैजिक ऐसा नाम से ही पता चलता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव वर्ड, ऐसी सोच यानी जब दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे कि उसकी जानवर में नुकसान हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, कोई दूसरा जो हमारा दुश्मन है उसकी फसल बर्बाद हो जाए। कहने का मतलब जो एक विनाशक संहारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखी जादुई क्रिया किया जाए तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव मैजिक। ठीक है, चूंकि ये प्रोडक्टिव मैजिक और प्रोटेक्टिव मैजिक में एक सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम व्हाइट मैजिक के श्रेणी में रखते हैं। और डिस्ट्रक्टिव मैजिक चूंकि संहारात्मक विनाशात्मक एक दुष्टतापूर्ण कार्य के में प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको हम ब्लैक मैजिक के श्रेणी में यानी काला जादू के श्रेणी में रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूँ। खैर दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कि जादू के बारे में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि फ्रेजर ने बड़ी लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या की, फ्रेजर ने ही जादू को विज्ञान की बास्टर्ड सिस्टर कहा, बास्टर्ड सिस्टर या इसको सीडो साइंस कहा जादू को। ये कहने के पीछे ये मान्यता था, उनका मानना था कि शुरुआती कालखंड में हमको जब बौद्धिक विकास के हम प्राथमिक स्तर में थे तो हम प्राकृतिक शक्ति को नियंत्रित करना चाहे, फिर नहीं कर पाए तो फिर हम समर्पण कर दिए। फिर जब वैज्ञानिक सोच हमारा विकसित हुआ तो फिर हम उस प्राकृतिक शक्ति को, प्राकृतिक घटनाओं को हम नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे, जो कि करते भी हैं। लेकिन जो करते हैं वैज्ञानिक लोग वो तो तर्क पे, विज्ञान पे आधारित होता है। आगे बढ़ने से पहले ये दोनों में समानता के बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जादू और विज्ञान में क्या संबंध है। दरअसल ऐसा एक जादूगर की कल्पना होती या एक दोनों में समानता की जो व्याख्या की जाती कि जैसे जादू का जो मंत्र होता वो वैज्ञानिकों का फार्मूला होता, जादूगर अपनी जादुई क्रिया एकांत में करते, न कि कहीं सार्वजनिक रूप से समारोह आयोजित करके करते हैं। उसी तरह से वैज्ञानिक भी अपनी वैज्ञानिक खोज कहीं एकांत में गुप्त जगह पे ही करते, ये ना कि प्रदर्शन करके मेला लगा के करते हैं, ऐसा नहीं करते। जादुई क्रिया में ये ध्यान रखा जाता कि उसका जादुई क्रिया का आप सकारात्मक भी उपयोग कर सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। वैज्ञानिक खोज वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए
नए नए इन्वेंट जो होते हैं उसका हम सकारात्मक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं और नकारात्मक कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है साहब। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये समानता है। और हालांकि जादू की क्रिया एक भ्रांत तर्क पे आधारित होती। 1000 कोई जादूगर कोई जादू क्रिया किया, खुदा ने खास्ते अगर एक तो सफल हो गया तो जादूगर उसको अपनी वाहवाही मानता कि देखो मेरा जादू सफल हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसमें उस धार्मिक क्रिया में कभी 1000 वो कभी भी निकाल देगा कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहने का मतलब वो तार्किक ज्ञान तो है नहीं, तार्किक ज्ञान पे तर्क पे आधारित होता नहीं, लेकिन विज्ञान तो विशुद्ध तर्क पे आधारित होता है। तो खैर, और इसलिए उसका अनुकरण करने का कोशिश करते जादूगर विज्ञान का, वैज्ञानिक सोच का, लेकिन वो चूंकि वो भ्रांत तर्क पे आधारित है, एक तर्क पे आधारित, इसलिए फ्राइजर ने कहा कि जादू की क्रिया जो है या जादू को विज्ञान का बास्टर्ड सिस्टर कहा, यानी अवैध बहन का, या जादू को विज्ञान का सीडो साइंस भी कहा। दोस्तों आपको मैं समझता हूँ कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और मैं जाते जाते 2-3 चीज़ मैं समझता हूँ कि आपको और रखना चाहिए ध्यान में। एक तो इस परिप्रेक्ष्य में, एक तो समन। समन का मतलब जैसे आमतौर पे समन से समनवाद बना। दरअसल समन शब्द जो है ये उत्तरी एशिया साइबेरिया क्षेत्र के जनजातीय समाज में प्रयोग किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो एक चमत्कारी शक्ति संपन्न हो, अति प्राकृतिक संपन्न हो। उस क्षेत्र के जनजातीय समाज की मान्यता, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ही समन कहा जाता है, जो चमत्कारी शक्ति से संपन्न हो, जो अनुष्ठान विशेषज्ञ हो। और ऐसे लोग ईश्वर और आम लोगों के बीच में एक मध्यस्थी भूमिका निभाता हो। यानी कह सकते हैं आप इसको रफली कि ऐसे लोग जो आम लोगों की मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाएं और ईश्वर के आशीर्वाद आम लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे ही लोगों के लिए समन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द बेसिकली वही का है, उत्तरी एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में। जादूगर में भी ये मनोकामना पूरी करवाने की दावा करते हैं, लेकिन जादूगर और समन में आपको अंदर स्पष्ट रहनी चाहिए कि समन में एक समर्पण का भाव होता है, अनुनय विनय का भाव होता है, लेकिन जादूगर में एक नियंत्रण का भाव होता है, एक नियंत्रण का भाव होता है। जादूगर में ये रहता है कि मैं उस सुपरनेचुरल पावर को अपने मंत्र के माध्यम से वश में करके जैसा चाहेंगे वैसा काम करवा लेंगे, यानी अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे। लेकिन समझ जो होता है वो एक समर्पण के भाव से साधना करके इस लोगों की मनोकामना पूरी करवाने की क्षमता रखता है अपने चमत्कारिक गुणों के आधार पर। वो अनुष्ठान विशेषज्ञ भी माना होता है। तो और नंबर 1। नंबर 2, दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, 2 चीज़ और भी आपको इस परिप्रेक्ष्य में, कि एक सॉर्सरर है, एक विचक्राफ्ट विचेज है। सॉर्सरर दोस्तों दरअसल कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे सॉर्सरर यानी अभिचारक जिसको हिंदी में बोलते, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी अर्जित ज्ञान का प्रयोग आमतौर पे नकारात्मक उद्देश्य के लिए करे, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते करे। ऐसे लोग ही सॉर्सरर या अभिचारक कहलाते हैं, यानी जो अपने अर्जित ज्ञान का। वही दूसरी तरफ अगर हम विशेष की बात करें, यानी जिसको हम हिंदी में डायन बोलते हैं, वो विशेष जो होती है ऐसी उसे ही विचक्राफ्ट बना ऐसी शक्ति, अति प्राकृतिक शक्ति जो प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति के शरीर में हो, वो अर्जित ना किया गया हो बना अपने प्रयास से, लेकिन उस प्राकृतिक शक्ति के कारण भी वो जिसके शरीर में वो शक्ति है ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति करने जो करे, जिसके शरीर में पाए, या तो करने वाला हो या करने वाली हो, जिसके शरीर में इस तरह की अति प्राकृतिक शक्ति है, उस अति प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से कोई नकारात्मक उद्देश्य
के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं आमतौर पे। तो ऐसे ही लोगों को विशेष कहा जाता है, समझ गए। वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते, समझ गए साहब। तो खैर मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। हमने थोड़ा प्रयास किया ईमानदारी से कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर हर बार की तरह फिर मैं कहूँगा कि अगर मेरे प्रयास से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई हो तो एक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो होता है वो हमको एक नया आपके लिए करने के मोटिवेट करता है। तो हम ये तो अपेक्षा आपसे कर ही सकते हैं। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो खैर मैं ये मुद्दा आप पे छोड़े जाता हूँ। फिर मिलते हैं फिर किसी और दूसरे वीडियो में किसी और मुद्दे को लेके जो आपके ज्ञान के बढ़ोतरी में थोड़ा सा भी हेल्प कर सके। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।